सिर्फ एक फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट में रसिया के मॉस्को के इंडियन एम्बेसी में काम करने वाला एक एजेंट को फंसा के अपने हनी ट्रैप में फंसा के इंडिया के 250 से ज्यादा सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो गया था, वो भी पाकिस्तान के आईएसआई के पास। चलिए इस वीडियो में आज जानते हैं कि सत्येंद्र सिवाल कैसे इस हनी ट्रैप में फंस गए थे और उसे इंडिया आने तक क्यों इंतजार करा गया अरेस्ट करने के लिए। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर एक ब्यूरो ऑफ सिक्योरिटी काम करता है और जिसके लिए हेड कांस्टेबल और उसी रैंक के और उसी पोस्ट के गिने चुने ऑफिसर्स चुने जाते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंस के लिए। और ये एक रेपुटेशन के अंदर काम करता है 3 साल का, और मोस्टली 2 साल आपको कंपल्सरी आप इंडिया के बाहर और इंडिया में जो मिशंस चलते हैं, जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं, उसके लिए काम करना पड़ता है। 2021 में सत्येंद्र सिवाल ने सिक्योरिटी असिस्टेंस को ज्वाइन किया हुआ था और उसका पोस्टिंग हो गया था रसिया के मॉस्को इंडियन एम्बेसी में, और वहां पे वो सिक्योरिटी असिस्टेंस के जॉब में ज्वाइन कर चुका था और उसका पोजीशन था IBSA, इंडियन बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंट। सब कुछ बहुत सही से चल रहा था, अच्छा पोस्ट था, अच्छा सैलरी भी था और अच्छी खासी इज्जत भी थी, क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट के लिए जब हम बाहर कई देश में जाते हैं या फिर बाहर कई वो भी सरकारी नौकरी के मुताबिक करते हैं तो रेस्पेक्ट थोड़ा हट जाता है। और उसके घर वाले भी बहुत खुश थे क्योंकि सरकारी नौकरी से वो इंडिया के बाहर जाकर इंडिया के लिए, अपने देश के लिए काम कर रहा था। सत्येंद्र ने अपने फेसबुक प्रोफाइल में ये मेंशन करके रखा था कि वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर सिक्योरिटी असिस्टेंस मॉस्को इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है। और एक बात बता दूं आप लोग को कि ये सब सेंसिटिव पोजीशंस होते हैं जो कि हमें पब्लिकली या फिर वाया मीडिया कभी भी किसी को बताना नहीं होता है। कुछ दिन बाद सत्येंद्र को फेसबुक पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, नाम था पूजा मेहरा, और वो उसकी पीक देखता है, उसका फेसबुक प्रोफाइल पूरी जांच करता है। उसमें लिखा हुआ रहता है कि वो कनाडा की रहने वाली है पर अभी फिलहाल इंडिया में बेंगलोर में रहती है, और वो एक स्टूडेंट है पर एक रिसर्चर भी है। और उसकी पिक्स देखकर भी वो बहुत खूबसूरत थी, उसी वजह से उसने फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया था और वहां से उनकी दोनों की कन्वर्सेशन शुरू होती है। जैसे जैसे कन्वर्सेशन शुरू होते थोड़े बढ़ते गए तो व्हाट्सएप तक आ गए, और व्हाट्सएप तक आने के बाद और ज्यादा कन्वर्सेशन शुरू होने लगे। सत्येंद्र जब पूजा को ये पूछा था कि तुम किस चीज में रिसर्च कर रहे हो तो वो बोली थी कि वो एक इंटरनेशनल रिलेशंस IR के ऊपर रिसर्च कर रही है, इसी इसी वजह से वो भारत आई है। और पूजा ने भी जैसे ही पूछा था कि आप कौन सी पोजीशन में हो, इंद्र ने अपने बारे में सब कुछ खुल के बता दिया था, वो कहाँ से है, कहाँ से बिलोंग करता है और इंडियन एम्बेसी में काम करता है और कौन से पोजीशन में काम करता है। अब धीरे धीरे उनका व्हाट्सएप मैसेजेस, कन्वर्सेशंस कॉल्स पे आने लगी, पर सिर्फ व्हाट्सएप कॉल्स तक पूजा ने अपना पर्सनल नंबर या फिर कोई भी फोन नंबर नहीं दिया हुआ। उसके बाद सब कुछ बहुत ही फास्ट हो रहा था, दोनों ही रिलेशनशिप में भी रहने लग गए थे। अब यहाँ से गेम शुरू होता है। तो पूजा ने सत्येंद्र को ये पूछा था कि तुम जो भी पोजीशन में हो तुम्हारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहता है, और तब सत्येंद्र ऑलरेडी लव ट्रैप में फंस चुका था, तो उसने सब कुछ खुल के अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका था कि उसके पास देश के कौन से सीक्रेट्स या फिर भारत के कौन से कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स उसके पास रहते हैं। थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन भी शायद दे दिया होगा। पूजा को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए था वो हमेशा दे ही देता था। पर एक दिन पूजा ने सत्येंद्र को बोला कि जब वो लास्ट टाइम कनाडा आई थी तब उसने एक आदमी से मिला था जो कि उसके पापा के दोस्त थे। पापा का सरकार से थोड़ा बातचीत होता है, वो उनके पास काम करते हैं, थोड़ा दबदबा होता है, इसलिए उन्होंने एक आदमी से मिलवाया था जो कि एक थोड़ी सी कैजुअल इंफॉर्मेशन के लिए इंडिया के कुछ बहुत सारा पैसा ऑफर किया था पूजा को। और बाद में जब पूजा अपने पापा से पूछी कि एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के लिए इतना सारा पैसा ऑफर किया गया और उसे मिला भी जो, वो उसका एक्चुअल रीजन क्या था, तो उसने बताया कि वो आदमी पाकिस्तान में ISA के लिए काम करता है
जो कि छोटे मोटे इंफॉर्मेशन के लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट ऑफर करता है। उसके बाद पूजा ने सत्येंद्र को अप्रोच किया कि तुम तो इतनी बड़ी पोजीशन में हो और इतनी सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहती है, कुछ कैजुअल छोटा मोटा ही इंफॉर्मेशन तुम दे सकते हो, जिसके बदले तुम्हें पैसे भी मिलेंगे और अच्छा खासा कमाई भी हो सकती है, एक एक्स्ट्रा इनकम। सत्येंद्र ऑलरेडी हनी ट्रैप में फंस चुका था, तो उसने मना भी नहीं किया और उसने कुछ सोचा भी नहीं, वो इजीली एग्री भी हो गया। दरअसल बता दूं, सत्येंद्र के पास दो बैंक अकाउंट्स थे। एक था मॉस्को में जो कि खुलवाया गया था वहां पे नौकरी के लिए, और दूसरा था भारत का जो कि अब खुद ही खोला होगा अपने गांव में। और जब जब सत्येंद्र ने इंफॉर्मेशन दी, जो भी इंफॉर्मेशन पूजा को चाहिए था, तब तब उसके अकाउंट्स में पैसे आने लग गए थे। कभी मॉस्को के अकाउंट में आ रहे थे तो कभी भारत के अकाउंट्स में। पहले तो कुछ कैजुअल इंफॉर्मेशन तक शेयर हुआ, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया अपडेट्स तक, और उसके बाद फाइनली सब कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट सॉफ्ट कॉपी के द्वारा शेयर होने लग गए थे। और उसके पास भी कहीं अच्छा खासा पैसा आ रहा था, लाखों में पैसा आ रहा था। और इसी वे में हमारे भारत के सीक्रेट्स आउट होने लग गए थे, वो भी पाकिस्तान के आईएसआई के पास। कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन था, जैसे कि स्ट्रैटेजिक एक्टिविटीज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडियन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स, और इसके अलावा भी एयरफोर्स के इंफॉर्मेशंस, नेवी के वेपन्स एंड उनके सिस्टम्स और सीक्रेट इंफॉर्मेशंस सब कुछ शेयर होने लग गया। उसने ये तक शेयर कर चुका था कि जो भी हमारे रशियन और इंडियन आर्मी के बीच जॉइंट एक्सरसाइज हो रहे थे, उसका इंफॉर्मेशंस भी उसने शेयर करने लग गया था। और जो भी वेपन्स हमारा डिस्कार्ड्स हो रहे थे, इंडियन आर्मी खुद डिस्कार्ड्स कर रहे थे, उसका इंफॉर्मेशंस भी वो लीक कर रहा था। और ऐसे ही करते करते उसने 250 से ज्यादा क्लासिफाइड सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स वो तक उसने शेयर कर चुके था। और करीबन टोटल इनकम उसका 30 लाख तक मॉस्को के अकाउंट में आ चुका था। अब बात करते हैं ये एक्सपोज कैसे हो। इन बिटवीन 2023 मिडिल में रॉ को एक टिप मिलती है कि आईएसआई के कुछ एजेंट्स हैं जो कि हमारे इंडिया में और या फिर इंडिया के बाहर जो भी एम्बेसी में काम कर रहे हैं, मिलिट्री में काम कर रहे हैं, उन्हें लालच दे रहे हैं या फिर ट्रैप करके उनसे इंफॉर्मेशंस निकाल रहे हैं, सीक्रेट्स निकाल रहे हैं। तब रॉ ने 24/7 सर्विलेंस लगा दिया था सब सेंसिटिव जगहों पर जहां पे उनका सीक्रेट इंफॉर्मेशंस रहता था। और तब उनकी नजर पड़ी सत्येंद्र पर, और सत्येंद्र को संदेह करने की वजह सिर्फ एक था कि उसका सोशल मीडिया एक्टिविटी। अचानक से क्यों सत्येंद्र का सोशल मीडिया एक्टिविटी इतना ज्यादा हो गया था। और जब इसके ऊपर जांच हुआ तो उसके बैंक अकाउंट्स के ऊपर भी जांच हुआ, और उन्हें पता चला कि मॉस्को के बैंक अकाउंट में लाखों में ट्रांजैक्शंस हो रहा है। और रॉ के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि उस ट्रांजैक्शंस का पता करना कौन से देश से आ रहा है और कौन सेंड कर रहा है। तो पता चला कि ये सारे ट्रांजैक्शंस पाकिस्तान से आ रहे हैं। तब सत्येंद्र के ऊपर 24/7 सर्विलेंस लगना शुरू हो गया। और वो लोग सत्येंद्र को इसलिए नहीं पकड़ रहे थे क्योंकि वो लोग चाहते थे कि सत्येंद्र को रेड हैंडेड पकड़े, क्योंकि वो चाहते थे कि जब सत्येंद्र इंफॉर्मेशन कुछ शेयर कर रहा हो तब अचानक से उसे पकड़े, या फिर उसका पूरा एक प्रूफ रेड हैंडेड लेकर पकड़ ले। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसी टाइम सत्येंद्र ने एक लीव एप्लीकेशन दे दिया था एम्बेसी में कि उसका एक कजन का मैरिज है, तो उसी में वो जाने वाला है भारत को। और एम्बेसी ने भी उसके एप्लीकेशंस को एग्री कर लिया था इस वजह से क्योंकि वो भी काफी टाइम से भारत नहीं गया था। और सत्येंद्र 28 जनवरी 2024 को इंडिया पहुंचता है, और इंडिया पहुंचते ही अपना गांव हापुड़ जो कि यूपी में है वहां पे चला जाता है। और वहां पे भी उसके पीछे 24/7 फिजिकली और डिजिटली दोनों तरीके से सर्विलेंस लगना शुरू हो गया। और आपको बता दूं कि उसके ऊपर फिजिकली कैसे सर्विलेंस लगना शुरू हुआ। यूपी एटीएस को इंफॉर्मेशन किया गया, और यूपी एटीएस में तब चीफ थे आईपीएस मोहित अग्रवाल जी,
और उनके अंडर में ग्राउंड एटीएस को उसके पीछे सर्विलेंस में लगा दिया गया था। और उसके अप्रोक्स 3 दिन के बाद मतलब 31 जनवरी 2024 को एक ग्राउंड एटीएस डायरेक्टली सत्येंद्र के घर में गए थे और तब पता चला कि सत्येंद्र घर में नहीं है, क्योंकि उसी टाइम मेरठ में सत्येंद्र का एक कजन का मैरिज हो रहा था, वो जो कि सच था और वहां पे गया हुआ था। और जैसे ही मैरिज खत्म होता है, सत्येंद्र वापस आता है अपने घर, तब उससे मेरठ के एटीएस से उसे कॉल आता है कि हमें आपसे कुछ बात करनी है, आप एटीएस ऑफिस में आ जाओ। तो जैसे ही वो एटीएस ऑफिस में जाता है, उसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है और डायरेक्टली पूछा जाता है कि आप कब से आईएसआई के साथ काम कर रहे हो और आप कौन से इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स आईएसआई को शेयर किए हो और वो लड़की कौन है जिसके साथ आप काम कर रहे हो। पहले तो सत्येंद्र इग्नोर ही कर दिया उन सवालों का, पूरा रिफ्यूज ही कर दिया था कि वैसा कुछ भी नहीं है। पर जैसे ही सख्ती से इंट्रोगेशन हुआ तो सत्येंद्र ने एग्री होकर ये बोल दिया कि पूजा उसका दोस्त थी। एंड फाइनली 3 जनवरी 2024 को सत्येंद्र को ये पता चला कि पूजा मेहरा प्रोफाइल टोटली फेक है। ना ही उसका असली नाम पूजा मेहरा है, ना ही वो कभी भारत के बेंगलोर में रही है और ना ही दूर दूर तक उसकी कनाडा से कोई रिश्ता है। वो पाकिस्तान की रहने वाली है और एक आईएसआई एजेंट है जो कि बेचा गया था सत्येंद्र को ट्रैप करने के लिए, उसे फंसा के उससे सीक्रेट इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। और सत्येंद्र को वहां पे एटीएस के द्वारा अरेस्ट किया गया और सेक्शन लगाया गया उसके ऊपर, सेक्शन 121 ए आईपीसी, जो कि कमिट ऑफेंसेस अगेंस्ट द कंट्री होता है। और दूसरा लगाया गया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। उसने तो देश के साथ गद्दारी किया ही किया, अपना देश का सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक किए, पर साथ ही उसने अपने फैमिली का रेपुटेशन और फैमिली को भी प्रॉब्लम में डाल दिया था और उसका पूरा फैमिली गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो गया था, क्योंकि वहां पर रोज सिक्योरिटी का आना जाना लगा रहता था और पूरे गांव वाले भी उन्हें इज्जत से अब नहीं देखते थे। तो यहां से एक कंक्लूजन बता दूं आप लोगों को कि अब हम पहले देखते थे वॉर्स होता है जहां पे वेपन्स यूज होते हैं, पर अब साइबर वॉर हो रहा है, डिजिटली लोगों को फंसाया जा रहा है, हनी ट्रैप करा रहे हैं। और इस हनी ट्रैप के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा आप लोग को कि हनी ट्रैप पहले शुरू कहां से हुआ था और इस हनी ट्रैप में कितना खतरा हो सकता है। और इस हनी ट्रैप में बहुत ही बड़े बड़े महारथी तक ट्रैप्ड हो चुके हैं। अगली बार और एक ट्रू केस के साथ मैं हाजिर रहूंगा। शुक्रिया।